A very good morning, my dear students. On behalf of Vimla Devi Public School, Siliari, I welcome you all. Today, the date is 26th of December 2021, Sunday, and in your social science class 10 CG board syllabus, we are going to start the lesson 10 of end of colonialism and the Cold War. उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध. दिस इज द फर्स्ट video lesson of this lesson. Let's start. As you know the methodology, open page number 127 of your book and get ready with pen and paper. I recommend you to read with me, along with me, from your book, not from the screen, and underline all the words which is difficult for you, as you know that you will get the Hindi interpretation of your lesson. देखिए, जो सबसे पहले पेशेंस रख के मेरी बात को सुनिएगा. जो ऑब्जेक्टिव है तो होना चाहिए मेथोडोलॉजी. जैसे कोई भी स्टूडेंट्स, मैं ये बोलता हूँ जैसे आपकी क्लास, जैसे कि जब मैं स्कूल में था, राइट, तो यहाँ पे अगर मेरे टीचर ने कहा कि भाई हम कल से, जैसे कल मंडे है, अब ये लेसन को हम स्टार्ट करेंगे, पढ़ाएंगे, एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड द कोल्ड वॉर. इस लेसन को क्लास में जाने से पहले आप पूरा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर क्लास में बैठिए. क्लास 10th में, 9th 10th में पढ़ने में यही है. नर्सरी PP1 PP2 के स्टूडेंट नहीं हैं कि लेसन सर ने स्टार्ट किया तब आप पहली बार उसको पेज पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लास में आपको एक रिदम के साथ में पढ़ाया जाएगा. और उसके पहले यदि आपने इस लेसन को पूरा पढ़ लिया है, जैसे कि आपको मैंने कहा कि पेन एंड पेपर के साथ में रेडी होने के लिए पेशेंस के साथ में इस चीज़ को सुनिएगा, फ़ायदा तभी होगा. जैसे कि कॉलोनियलिज्म, अब इसका मतलब क्या होता है इस वर्ड का. अब आपको डिक्शनरी निकालिए, अगर मतलब पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म. अब एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, ठीक है, अब आपको डिक्शनरी में इसमें मिलेगा द प्रैक्टिस बाय विच अ पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अनदर कंट्री in order to become richer. What is the definition of this word? Colonialism मतलब कॉलोनी बनाना. एक कंट्री दूसरे कंट्री का कॉलोनी बन जाता है, राइट. तो इट इज अ प्रैक्टिस, द प्रैक्टिस बाय विच अ पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अनदर कंट्री इन ऑर्डर टू बिकम रिचर. शक्तिशाली देश द्वारा अन्य देशों या देशों से धन प्राप्ति के उद्देश्य से नियंत्रण करने की व्यवस्था, इसे हम कहते हैं उपनिवेशवाद. अब समझे उपनिवेशवाद, यानी जैसे पहले ब्रिटेन था, इंग्लैंड, उसने इंडिया पे कंट्रोल किया, गवर्नमेंट इंडिया, मतलब 1947 के पहले. क्यों? क्योंकि ताकि यहाँ के जो रिसोर्सेस हैं, मटेरियल्स हैं, उसका उपयोग करे, यहाँ से उनको धन कमाए, राइट. तो ये एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड द कोल्ड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर. तो इस तरीके से आप क्लास में जाने से पहले पूरा मेरे साथ इसको पढ़िए, तभी आपको क्लास में ज़्यादा समझ में आएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. यू नो दैट, देखिए इसका मतलब है उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध. You know that the colonial regime in India and Pakistan came to an end in August 1947, and these two countries became independent nation states. आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान में उपनिवेशी शासन अगस्त 1947 में समाप्त हुआ और ये दोनों देश स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हुए. Within 30 years of the end of the Second World War, from 1945 to 1975,
all the countries of Asia and Africa threw off the colonial yoke and became independent nations. दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 से 1975 के बीच 30 वर्षों में अफ्रीका और एशिया के अधिकांश देश स्वतंत्र हो गए। इंडोनेशिया गेन्ड फ्रीडम इन 1945। 1945 में इंडोनेशिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की। इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947। 1947 में भारत और पाकिस्तान। बर्मा, म्यांमार एंड सिलोन, श्रीलंका इन 1948। 1948 में बर्मा और श्रीलंका आदि देश स्वतंत्र हुए। एंड सेवरल अदर कंट्रीज देयर आफ्टर, राइट। China became an independent republic following the Communist Revolution in 1949. 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति द्वारा स्वतंत्र गणराज्य स्थापित हुआ। At the same time, after East Asian countries such as Korea and Philippines, at the same time, other East Asian countries such as Korea and Philippines too gained independence. उसी समय कोरिया, फिलीपाइंस आदि पूर्वी देश भी स्वतंत्र हुए। The world map was thus transformed between 1940 and 1980. इस प्रकार 1980 में दुनिया का नक्शा 1940 के नक्शे की तुलना में बहुत बदल गया। The process that ended colonial rule led to the establishment of independent government in different countries is called decolonization. उपनिवेशी शासन की समाप्ति और उन देशों में स्वतंत्र सरकारों के बनने को हम उपनिवेशीकरण कहते हैं। Now you should study this map. We learned about the process of colonization in class 9. अब हम कक्षा 9 में हमने उपनिवेशों के बनने के बारे में पढ़ा था। You will remember that it had many different aspects. आपको याद होगा कि उपनिवेशीकरण के कई पक्ष थे। First, political power in the colonies lay in the hands of the imperialist powers such as Britain. पहला, राजनीतिक सत्ता ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादी देशों के हाथ में थी। Second, the colonies were economically exploited. Raw materials were procured cheaply from them, processed in European factories, and the finished goods were sold in the international market. Also, the colonies were heavily taxed to generate revenue for the colonial government. दूसरा, उपनिवेशों का आर्थिक शोषण होता था। उनसे कच्चे में माल प्राप्त करके यूरोप के कारखानों में नई वस्तुएं बनाकर बेचा जाता था और उपनिवेशों से बड़े पैमाने पर लगान वसूल किया जाता था। थर्ड, द पीपल इन द कॉलोनीज वर indoctrinated
to see themselves as uncivilized, with the European nations being the messengers of civilization. तीसरा, उपनिवेश के लोगों को यह कहा जाता था कि वे असभ्य हैं और यूरोप के देश उन्हें सभ्य बनाने के लिए आए हैं. They were made to believe that their well-being lay in internalizing and accepting European culture and thinking. उनकी भलाई इसी में है कि वे यूरोप की संस्कृति व विचार अपनाएं. Colonialism could end only after the people of the colonies were able to achieve political and economic freedom and regain their self-respect by liberating themselves culturally and ideologically. उपनिवेशों का खात्मा तभी हो सकता था जब उन्हें राजनैतिक, आर्थिक आज़ादी और वैचारिक व सांस्कृतिक आत्मसम्मान मिल पाता. We learned in the previous class that Britain, France, Holland, Portugal and Japan were the dominant imperialist countries that established their colonies in America, Asia and Africa. जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल और जापान प्रमुख साम्राज्यवादी देश थे जिन्होंने अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के देशों को अपना उपनिवेश बनाकर रखा. We also learned that most of the colonies in North and South America fought their imperialist masters to gain their freedom towards the end of the 18th century and beginning of the 19th century. हमने यह भी पढ़ा था कि 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में उत्तर व दक्षिण अमेरिका के अधिकांश उपनिवेशों ने इन साम्राज्यवादी देशों से युद्ध करके स्वतंत्रता हासिल कर ली थी. In this chapter, we shall learn about the process of decolonization in the 20th century. इस अध्याय में हम 1945 के बाद हुए उपनिवेशीकरण के बारे में पढ़ेंगे. Now, my dear students, here is a question for you. What are the differences between an independent country and a colony? एक उपनिवेश और स्वतंत्र देश के बीच क्या क्या अंतर होंगे? Write the answers of this question on the basis of your understanding of the above mentioned paragraph. The next topic of this video lesson is international political scenario after the Second World War. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्थिति. The old imperialist European countries were economically crippled by the cost of fighting the Second World War. देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्थिति. The old imperialist European countries were economically crippled by the cost of fighting the Second World War. द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक आते आते पुराने साम्राज्यवादी यूरोपीय देश बहुत कमजोर हो गए थे. Holland, Britain as well as Japan were disrupted by the war and these countries had to seek the support of the United States of America USA to rebuild their shattered economies. और संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक सहायता पर निर्भर थे. After the war,
the USA and the USSR emerged as the two most powerful countries in the world. युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो बड़े शक्तिशाली देशों के रूप में उभरे थे. They both opposed colonialism and wanted the colonies to gain independence. वे दोनों देश उपनिवेशवाद का विरोध करते थे और चाहते थे कि उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिले. So they began to put pressure on Britain and other imperialist countries to grant freedom to their colonies. वे अब ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादी देशों पर दबाव डालने लगे कि वे अपने उपनिवेशों को स्वतंत्रता दे दें. The war had one significant economic impact on the colonies. आर्थिक क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ था. Before the war, colonies like India were economically indebted to Britain. युद्ध से पहले भारत जैसे उपनिवेश ब्रिटेन से कर्ज लेते थे. But during the war, Britain took huge loans from its colonial government in India to sustain its war effort. लेकिन युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने उपनिवेशी भारत सरकार से बहुत बड़ी मात्रा में कर्ज ले रखा था. Thus, instead of Britain getting resources from India, it was now indebted to India. अतः भारत से उसे संसाधन मिलने की जगह ब्रिटेन को कर्ज चुकाना पड़ रहा था. The cost of retaining the India as its colony after the war became too high for the British Exchequer to bear. और इस दौर में उपनिवेश बनाए रखना ब्रिटेन को बहुत महंगा पड़ रहा था. The Second World War was a global battle to defend freedom and democracy, with Britain and the Allied powers opposing Germany and the Axis powers. ब्रिटेन जैसे मित्र राष्ट्र ने युद्ध इस आधार पर लड़ा था कि वे स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए जर्मनी से लड़ रहे हैं. Having fought to defend democratic freedom, these imperialist countries could no longer refuse to grant freedom to their colonies after the war. वे अब जीतने के बाद अपने ही उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने से कैसे इनकार कर सकते थे. The indigenous freedom movements in these colonies had also picked up momentum during the war, especially in the initial phase when Germany was successful against its opponents. युद्ध के दौरान उपनिवेशों में स्वतंत्रता आंदोलन बहुत तीव्र हो गए थे. इन देशों ने देखा कि किस प्रकार यूरोप के साम्राज्यवादी देश जर्मनी से हार रहे थे और कमजोर पड़ रहे थे. Seeing their colonial masters weakened, the colonies seized the opportunity to gain their freedom. वे इस मौके का फायदा उठाकर स्वतंत्रता हासिल करना चाहते थे. There were armed insurrection in many colonies. बहुत से देशों में यह सशस्त्र आंदोलन बन गया था. In India too, the colonial army and police began to side with nationalists. भारत जैसे देश में भी उपनिवेशी सेना और पुलिस अपने देश की स्वतंत्रता के पक्ष में हो रहे थे. The colonial rulers that the old
that the old methods of controlling and ruling their colonies were no longer effective. इन सब बातों का यही मतलब था कि अब पुराने तरीकों से इन उपनिवेशों को नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता था. Weakened by the war, the European countries could no longer bear the economic burden of retaining their colonies. और अगर नियंत्रण में रखना हो तो वह उपनिवेशों से मिल रहे आर्थिक लाभ से अधिक खर्चीला होगा. देखिए क्या होगा. जैसे आपको मैंने कहा कि यूरोप के देश पहले से ही युद्ध के कारण आर्थिक संकट में थे और वे उपनिवेशों के बचाव के लिए और वित्तीय भार नहीं उठा सकते थे. But the problem they now faced was to ensure unity and stability in the colonies during the transition of power. अब इन साम्राज्यवादी देशों के समक्ष यह समस्या उठी कि उपनिवेशों में सत्ता किसे सौंपे. The imperialist countries also wanted to ensure that the colonies adopted economic and political policies that protected their own interest. क्या वे अब जो प्रश्न था कि क्या वे उन देशों में एकता और स्थिरता को बनाए रख सकते हैं. वे ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता सौंपना चाहते थे जो साम्राज्यवादी देशों के आर्थिक और कूटनीतिक हितों की रक्षा करे. This task was made easier because they were handing over power to the very classes they had nurtured to help them administer their colonies. वे यही लोग थे जो औपनिवेशी शासन के कारण बने थे और उनसे लाभान्वित हुए थे. These classes included local kings, landowners, wealthy merchants and the educated middle class. जैसे राजा महाराजा, जमींदार, बड़े व्यापारी और शिक्षित मध्यम वर्ग. There was one other significant development during this time. Soviet Russia began extending support to political parties in the colonies that followed communist and socialist ideologies and wanted to usher in fundamental social change through a people's revolution. इसी बीच सोवियत संघ उपनिवेशों में उन दलों को समर्थन दे रहा था जो वहां क्रांति के द्वारा स्वतंत्रता और सामाजिक बदलाव लाना चाहते थे. इन दलों का झुकाव साम्यवाद और समाजवाद की ओर था. These parties sought to establish the rule of the peasants and workers by ousting the upper class of Maharajas, Nawabs, landowners and capitalists. वे चाहते थे कि उपनिवेशों में उपस्थित उच्च वर्गों जैसे राजा व नवाब, जमींदार और पूंजीपतियों को हटाकर किसानों व मजदूरों का वर्चस्व बनाया जाए. In those days, the countries of the world were divided into two power blocks. उन दिनों विश्व के देश दो खेमों में बंट रहे थे. One block comprised the USSR and its allied countries, and the other block comprised the USA and its allied countries. एक ओर सोवियत संघ के खेमे के देश और दूसरी ओर अमेरिका के खेमे के देश.
USSR wanted to strengthen its bloc by helping the colonies win their independence. सोवियत संघ की मंशा थी कि जो देश उसकी मदद से स्वतंत्र होंगे वे उसके खेमे में रहेंगे और अमेरिका का विरोध करेंगे. At that time, it extended its support to political parties spearheading revolutionary movement in China, Vietnam, Korea and other countries. चीन, वियतनाम, कोरिया आदि देशों में सोवियत संघ समर्थित दलों के नेतृत्व में आंदोलन चल रहे थे. It also extended its support to the strong communist parties that were emerging in countries like India and Indonesia. और भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों में साम्यवादी दल महत्वपूर्ण हो रहे थे. America did not take a backseat to Russia in this competition to win the allegiance of newly independent countries. अमेरिका भी इस प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं रहना चाहता था. It wanted the colonies to win their freedom before the USSR-backed parties became too powerful and seized power. अमेरिका चाहता था कि सभी उपनिवेश जल्द से जल्द स्वतंत्र हो जाए ताकि सोवियत संघ समर्थित दल सत्ता में न आ पाए. It wanted the upper classes to capture power and oppose the spread of communism in their countries. साथ ही उसका यह प्रयास था कि उन देशों के उच्च वर्गों को सत्ता सौंपी जाए ताकि वे साम्यवादी विचार व देशों का प्रतिरोध कर पाए. The American strategy was to encircle Russia with a string of military bases that could challenge Soviet power if a war broke out in future. दूसरी ओर अमेरिका की सामरिक जरूरत थी कि वह सोवियत संघ को घेरते हुए पूरी दुनिया में सैनिक अड्डे बनाए ताकि भविष्य में दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति में वे काम आए. This was possible only in the old European colonies, which is why America was committed to these colonies gaining their freedom. इस तरह अमेरिका एक ओर उपनिवेशों की समाप्ति के लिए प्रतिबद्ध था और दूसरी ओर उपनिवेशों का फायदा भी उठाना चाहता था. The global competition between USA and USSR had a marked impact on the decolonization process. सोवियत संघ और अमेरिका के बीच की प्रतिस्पर्धा ने उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया पर गहरा असर डाला. Both countries were keen to end the colonial system and see the colonies gain their independence. दोनों देश चाहते थे कि उपनिवेशी व्यवस्था समाप्त हो और सभी देश स्वतंत्र हो. Both also wanted to gain the allegiance of the newly independent countries and influence their policies. साथ साथ दोनों देश यह भी चाहते थे कि इन नए स्वतंत्र देशों पर उनका वर्चस्व हो. As a result, the freedom struggle in some of these countries became enmeshed in the USSR rivalry. Example including Korea and Vietnam in Asia and Namibia and Angola in Africa. कई उपनिवेशों के स्वतंत्रता आंदोलन सोवियत संघ और अमेरिका के बीच के संघर्ष में उलझ गए
जैसे कोरिया, वियतनाम और अमेरिका के नामिबिया व अंगोला। The rivalry laid the ground for the emergence of a new kind of colonialism. अब इन देशों की नीति के चलते यह लगने लगा कि पुराने उपनिवेश की जगह एक नव उपनिवेशवाद उभर रहा है। बोथ रशिया एंड अमेरिका extended large loans to the newly independent countries to win their allegiance and make them indebted. अब जैसे आपको मैंने कहा कि इन देशों की नीति के कारण यह लगने लगा कि पुराने उपनिवेश की जगह एक नव उपनिवेशवाद उभर रहा है। नव स्वतंत्र देशों पर अपना प्रभाव जमाने के उद्देश्य से अमेरिका और सोवियत संघ ने उन्हें भारी मात्रा में ऋण दिया और उन्हें अपना कर्जदार बनाया। What was thus emerging was a new phase of new colonialism in which the former colonies were once again controlled through indebtedness and establishment of military bases on their territory by the two superpower। और उन्हें यह लगने लगा कि जो कर्ज की पुराने उपनिवेश की जगह, जैसे मैंने कहा, एक नव उपनिवेशवाद उभर रहा है जो कर्ज के माध्यम से और सैनिक अड्डों की मदद से देशों पर नियंत्रण कर रहा है। ठीक। To sum up, it can be said that the end of the Second World War created a situation in which the imperialist countries were left with little choice but to grant independence to their colonies। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह स्थिति बनी कि पुराने साम्राज्यवादी देश अपने उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने पर मजबूर हुए। But at the same time, these newly independent countries found themselves caught up in the competition between the two superpowers coming under their sway in some way or the other। उसी समय दो महाशक्तियों की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण नए स्वतंत्र देश किसी न किसी रूप में उनके प्रभाव में आए। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चंस फॉर यू। व्हाट वर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द सिचुएशन इन ब्रिटेन एंड फ्रांस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। प्रश्न यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस की स्थिति में क्या समानता और अंतर था। सेकेंड क्वेश्चन, ब्रिटिश एंड फ्रेंच इकोनॉमिस्ट claimed on the basis of their assessments that their countries would sink into debt if they retained their colonies. What were the reasons for their claim? Do you think that the same conditions prevailed in these countries before the outbreak of the World War? ब्रिटेन और फ्रांस के अर्थशास्त्री गणना करके कहने लगे कि उपनिवेशों के होने से उनके देश को घाटा ही हो रहा है। आपके विचार में इसके क्या कारण रहे होंगे? क्या द्वितीय विश्व युद्ध के पहले भी यही परिस्थिति रही होगी? What were the similarities and differences in the policies of America and USSR towards the colonial countries? उपनिवेशों के प्रति सोवियत संघ और अमेरिका की नीतियों में क्या अंतर और समानताएं थी? You must have learned about non-alignment
in the political science chapter. Why do you think non-alignment was important after 1945? राजनीति शास्त्र के अध्याय में आपने गुट निरपेक्षता के बारे में पढ़ा होगा। 1945 के बाद के उपनिवेशीकरण में इसका क्या महत्व रहा होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, this is sufficient for this video lesson. In the next video lesson, we will continue with our next topic, nationalist movement in the colonies, यानी उपनिवेशों में राष्ट्रवादी आंदोलन. Complete your work and work hard as your exams are not very far. Till then, I say goodbye to you.